नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी बदलाव पर बात कर रहे हैं। जी। भारतीय न्याय संहिता 2023। हम्म। ये वो नया कानून है जिसने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ली है बिल्कुल। और इसे दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। हाँ, दिसंबर 2023 में। तो इसका मकसद क्या है? मतलब भारत में जो अपराधों से जुड़े नियम हैं, जी। उनको एक जगह लाना और शायद आज के हिसाब से बदलना। हाँ, बिल्कुल समेकित करना और संशोधित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या खास है। कुछ जरूरी शब्दों के मतलब वो कैसे बदले हैं, परिभाषाएं। हाँ, और सजाओं में क्या नयापन आया है। जी। तो सीधी बात तो यह है कि ये कानून भारत में होने वाले हर उस काम पर लागू होता है जो इसके नियमों के खिलाफ है। हाँ, वो तो है ही, पर इसमें एक दिलचस्प बात और है। अच्छा, क्या? इसकी पहुंच भारत के बाहर भी जाती है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक मान लीजिए विदेश में कोई अपराध करता है, ओह, या फिर भारत में रजिस्टर कोई जहाज है या हवाई जहाज, उस पे कोई जुर्म हो, और यहाँ तक कि अगर भारत में कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसको कोई बाहर से निशाना बनाता है, तो भी ये कानून लगेगा, चाहे अपराधी कहीं भी हो। जी हाँ, ये कानून लागू हो सकता है उन मामलों में भी। ये तो काफी बड़ा दायरा है। और आपने कहा परिभाषाएं बदली हैं, जैसे दस्तावेज। हाँ, दस्तावेज का मतलब अब सिर्फ कागज नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स वो सब शामिल हैं। ये तो बहुत जरूरी था आज के डिजिटल जमाने में। बिल्कुल। और एक और अहम बदलाव है लिंग की परिभाषा में। हाँ, इसमें अब पुरुष महिला के साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, समानता की तरफ एक कदम। जी, ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुरूप है, और जैसे लोक सेवक है, हाँ, सरकारी कर्मचारी। हाँ, उसका दायरा भी काफी फैला दिया है। इसमें जज, सरकारी कर्मचारी, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, यहाँ तक कि सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी आ जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सजाओं की। क्या इसमें कुछ बड़े बदलाव हैं? हाँ, सजाओं के प्रकार तो वही हैं मोटे तौर पर, जैसे मौत की सजा, उम्र कैद। उम्र कैद मतलब पूरी जिंदगी? देखिए, कानूनन इसे 20 साल के बराबर माना जाएगा, जब तक कि खास तौर पर ना कहा गया हो। अच्छा। फिर जेल है, सख्त या साधारण, प्रॉपर्टी जब्त करना, जुर्माना। और एक नई चीज जोड़ी है, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल की बजाय समाज सेवा। हाँ, ये एक विकल्प के तौर पर आया है, खासकर कुछ छोटे अपराधों में ये एक अहम बदलाव कह सकते हैं। और जुर्माने का क्या? जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, पर यह कहा गया है कि वो अत्यधिक नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भर ना पाए तो फिर अतिरिक्त जेल हो सकती है, लेकिन वो भी जो उस अपराध की मैक्सिमम जेल की सजा है उसके 1/4 से ज्यादा नहीं। ठीक है। और वो एकांत कारावास मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हाँ। उस पर भी सख्त सीमाएं हैं। एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। अच्छा। और कुल मिलाकर भी 3 महीने से ज्यादा नहीं, और उसके बीच में भी गैप देना जरूरी है। अच्छा, मतलब कुछ सुरक्षा उपाय रखे गए हैं, पर कानून ये भी तो मानता है ना कि कुछ हालात में किया गया काम अपराध नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। इन्हें सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कानून के तहत कुछ करने को मजबूर है, या कोई जज अपना न्यायिक काम कर रहा है, या कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट, या फिर आपने नेक नियति से सद्भावना से कोई काम किया जिससे कोई बड़ा नुकसान टल गया। अच्छा। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसका किया काम। या फिर सबसे कॉमन प्राइवेट डिफेंस, अपनी या किसी और की जान या प्रॉपर्टी बचाने के लिए। हाँ, सेल्फ डिफेंस। जी, ये सब अपराध नहीं माने जाते, पर हाँ, इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और अपराध के लिए उकसाना या मिलकर कोई साजिश रचना, हाँ, वो भी अपराध है। उकसाने को दुष्प्रेरण या अबेटमेंट कहते हैं। अच्छा। और जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने का प्लान बनाते हैं, उसे आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो मतलब सिर्फ करने वाला ही नहीं, प्लान बनाने वाला या उकसाने वाला भी। हाँ, उनको भी सजा हो सकती है। कानून सिर्फ एक्ट को नहीं, उसके पीछे की मंशा और तैयारी को भी देखता है। ये तो जरूरी है। और सुना है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उन पर खास ध्यान दिया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है इस नए कानून का। अध्याय 20 इसी पर है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना यानी स्टॉकिंग, एसिड अटैक, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब के लिए सख्त सजाएं हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि धोखे से, मतलब या तो पहचान छिपाकर या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना, हाँ,
उसे अब एक स्पेसिफिक एक अलग अपराध माना गया है। अच्छा, धारा 69 में। ये तो बहुत बड़ा कदम है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। बिल्कुल, पहचान छिपाकर शादी करना भी इसी धोखेबाज साधनों में गिना जाएगा। अच्छा, और जो शरीर या जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध हैं, जी जैसे हत्या वगैरह? जी, अध्याय 6 शायद। जी, अध्याय 6। इसमें भी काफी विस्तार है। गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड, हाँ। और हत्या यानी मर्डर, हाँ। इनकी परिभाषाएं हैं, इनके अपवाद हैं। लापरवाही से मौत, खासकर जैसे हिट एंड रन के मामले होते हैं। हाँ, वो बहुत होते हैं। उनके लिए खास प्रावधान है। डॉक्टरों की लापरवाही से मौत पर भी नियम है। हाँ। और 2 बहुत अहम चीजें जोड़ी गई हैं या कि ये विस्तार दिया गया है। क्या है वो? एक है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अच्छा। और दूसरा है आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट। इन दोनों की बहुत विस्तृत परिभाषाएं दी गई हैं और सजाएं भी काफी सख्त हैं। ये संगठित अपराध मतलब क्या, गैंग वगैरह? हाँ, एक तरह से। मतलब जब कोई सिंडिकेट या गिरोह लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहता है और उनका मकसद होता है हिंसा, धमकी या जबरदस्ती करके पैसा कमाना या कोई और भौतिक लाभ लेना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। और आतंकवादी कृत्य? उसमें वो काम आते हैं जिनसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता या आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा करने की नीयत हो या लोगों में आतंक फैलाने की कोशिश हो। समझ गए। ये तो बहुत गंभीर अपराध है। जी, और इसीलिए इनके लिए दंड भी बहुत कड़े रखे गए हैं। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के खिलाफ अपराधों पर, चोरी, लूट वगैरह। इसमें कुछ नया है। हाँ, अध्याय 17 में ये सब है। चोरी की परिभाषा तो है ही, लेकिन एक नई बात यह है कि अगर चोरी छोटी है, मतलब 5,000 रुपए से कम की, हाँ, और ये पहला अपराध है उस व्यक्ति का, तो सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। फिर से कम्युनिटी सर्विस, तो ये कई जगह विकल्प बन रहा है। जी, इसके अलावा जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन, लूट, रॉबरी, डकैती, डकैती, धोखाधड़ी, चीटिंग और शरारत यानी किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मिसचीफ, ये सब शामिल हैं। ठीक है। और जाली दस्तावेज बनाना या किसी की मानहानि करना? हाँ, जाली दस्तावेज बनाना यानी फोर्जरी, वो अध्याय 18 में है। इसमें अब जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना भी साफ तौर पर शामिल कर लिया गया है। अच्छा। और मानहानि यानी डेफेमेशन, जो अध्याय 19 में है, उसमें भी सजा के तौर पर अब कम्युनिटी सर्विस का एक ऑप्शन जोड़ा गया है। तो कम्युनिटी सर्विस का दायरा काफी बढ़ाया गया है। लगता तो यही है। और आखिर में ये कानून पुराने इंडियन पीनल कोड IPC को उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। हाँ, अध्याय 20 यही कहता है। ये भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त करता है, मतलब रिपील करता है। लेकिन जो पुराने केस चल रहे थे IPC के तहत, उनका क्या होगा? नहीं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून ये साफ करता है कि पुरानी संहिता के तहत जो भी काम हुए, जो मामले दर्ज हुए या जो देनदारियां बनी, वो वैसे ही जारी रहेंगी। अच्छा, तो ये एक तरह से आगे के लिए है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 पुराने कानून को हटाकर कई सारी नई चीजें और बदलाव लेकर आई है। हाँ, काफी कुछ नया है। जैसे परिभाषाएं हों, जैसे ट्रांसजेंडर को शामिल करना या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मानना, या फिर कम्युनिटी सर्विस जैसी एक नई तरह की सजा का आना। जी। और संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं, उन पर ज्यादा फोकस। बिल्कुल सही, ये सब महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, सोचने वाली बात ये है कि ये बदलाव, खासकर जैसे आपने कहा कम्युनिटी सर्विस, ये कितना कारगर होता है। हाँ, उसका कार्यान्वयन कैसे होता है ये देखना होगा। और ये जो नई परिभाषाएं संगठित अपराध की, आतंकवादी कृत्य की, ये असल में हमारे न्याय सिस्टम पर, समाज पर क्या असर डालेंगी? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है और इस पर आगे भी विचार करना होगा कि इनका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये निश्चित रूप से सोचने लायक बात।